आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 के अंतर्गत अध्याय 2 सपनों के से दिन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ के अध्ययन करने से पूर्व हम लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। सपनों के से दिन पाठ के लेखक प्रसिद्ध कथाकार गुरदयाल सिंह का जन्म पंजाब में 10 जनवरी 1933 को हुआ। एक साधारणतः दस्तकार परिवार में हुआ, यानी किसान मजदूर परिवार में इनका जन्म हुआ। किसान जिसे आप कहते हैं। अपने पैतृक कार्य को करते हुए इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी, यानी जो इनका वही दस्तकार का कार्य इन्होंने किया और अपनी इसी के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण करी। गुरदयाल सिंह वर्ष 1954 से 70 तक स्कूल में अध्यापक के रूप में रहे। इसी दौरान इन्होंने एक कहानी लिखी जिसका नाम था पंच। इसका दरिया नामक पत्रिका में 1957 में प्रकाशन हुआ। इसके उपरांत वे कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए और अंततः यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए। गुरदयाल सिंह का जो रचना संसार है, यानी जो लेखनी उनकी है, ठेठ मतलब पूरी तरह से ग्रामीण और भावबोध का है। पंजाबी भाषा में सराहनीय योगदान के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही इनको साहित्य अकेडमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पंजाब की साहित्य अकेडमी के साथ अन्य की बहुत सारे पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। गुरदयाल सिंह ने उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी इत्यादि साहित्य विधाओं में अपनी रचनाओं का सृजन किया। इनकी कुछ प्रमुख जो रचनाएं हैं, जैसे अर्धचांदनी रात, पांचवा पहर, सब देश पराया, सांझ सवेरे, और जो इनकी आत्मकथा है जिसका एक अंश आज हम पढ़ने वाले हैं। आत्मकथा थी इनकी क्या जानूं मैं कौन, ये इनकी प्रमुख रचना थी आत्मकथा, और इसी का एक अंश आज हम पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के माध्यम से जो लेखक हमें बताने वाला है या जिस बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इनकी आत्मकथा का एक अंश है। लेखक इसमें अपने बचपन के जो आनंदमय दिन होते हैं उनका चित्रण करता है, जिससे कि आपका हमारा जो छोटे बालपन का जो हमारा बाल अवस्था जो हमारी रही, उसमें जो हमारा जीवन हुआ करता था, उससे संबंधित जो आनंदमय खुशी के जो दिन इनके रहे, आनंदित जो दिन रहे, प्रसन्नतापूर्वक जो दिन इन्होंने बिताया, उसका चित्रण ये इस पाठ के माध्यम से करेंगे। साथ ही खेलते खेलते चोट लगती, हाथ पैर छिल जाते, तब चोट लगने के बावजूद घर जाकर माता पिता तथा इनकी जो बहनें होती हैं उनसे इन्हें डांट भी खानी पड़ती थी। ठीक है, ये पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और शहरी में भी ऐसा था, लेकिन ये मान सकते हैं कि कुछ समय पहले, यानी लेखक अपने समय की बात कर रहा होगा, यानी 50 साल या 40 साल पहले की बात ये हो रही है। इसमें कुछ क्षण बाद फिर से वह खेल को मन के लिए जो गुदगुदाने, जो एक मन होता है कि नहीं जाना ही जाना है, उत्साह होता है कि नहीं भी खेलने जाना है, कल चोट लगी फिर हम अगले दिन खेलने जाते हैं। तो ये जो बचपन की जो हमारी आदतें होती हैं, हमारा जो व्यवहार होता है, उसके बारे में ये हमें बताएंगे। साथ ही साथ लेखक हमें अपने कुछ स्कूली जीवन के अनुभव से वर्णित कराते हैं। मेन यहाँ पर वो अपनी जो बालपन की जो उनकी शिक्षा है, स्कूली जो उनकी शिक्षा होती है, उसमें वो हमें बताने हैं, यानी 1st से लेके 8 तक की जो शिक्षा होती है हमारी, उससे संबंधित कुछ अनुभव वो हमारे सामने रखेंगे। उस समय का जो स्कूल का वातावरण, वो कहते हैं कि बिल्कुल ही नीरस था, मतलब वहाँ जाने में कुछ प्रसन्नता नहीं, कोई आनंदमय नहीं हुआ करता था, बिल्कुल नीरस था और भय उत्पन्न करने वाला रहता था वहाँ का जो माहौल है। टीचरों से भय, घर से भय, काम का भय, पूरी तरह से मतलब भय युक्त वहाँ पर रहता था, क्योंकि भाई बहुत सख्त होते थे उस समय के शिक्षक। तो आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से बच्चों का जो खेल के प्रति जो प्रेम भाव होता है, उसे इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे।
साथ ही हम लेखक का जो बाल्यकाल था उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे इस पाठ के माध्यम से। तो पहला अंश आज हम प्रारंभ करते हैं यहाँ पर। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा था, यानी उनके साथ जो बच्चे थे, यानी उनका जो कह सकते हैं व्यवहार था वो एक जैसा ही था, कोई अलग नहीं था, सभी का एक जैसा ही परिवेश था, ऐसा उनका मानना है। नंगे पांव, फटे मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल, यानी वही व्यवहारिक ग्रामीण परिवेश। और आज से इतने साल पहले तो इस तरीके का वहाँ का वेशभूषा और क्या कह सकते हैं हम कि वहाँ का रहन सहन था। इस तरीके से नंगे पांव बच्चे रहते थे, पांव फटे हुए हैं, सबके कपड़े फटे हुए हैं, है ना, कुर्ते फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले के फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। तार तार हो जाना मतलब बुरी तरह से फट जाना। पहले तो फटे कपड़े रहते थे और उसके बाद जब वो खेलते थे और इस तरीके से लकड़ियों की चट्टान से नीचे गिरते थे तो कई तो चोटें लग जाती और पूरी तरह से उनके कुर्ते फट जाते। धूल भरे कई जगह से पिछले पांव पिडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत, मिट्टी से लथपथ घुटनें लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। अब इस तरह से पूरी तरह से भाई चोट लगी, खून बह रहा है पाँव पे, पीछे एड़ियों पे, घुटनों पे, और उसमें मिट्टी लगी हुई है, पूरा पूरा सना हुआ है पूरा, और कपड़े फटे, मतलब पूरी तरह से वो मिट्टी से सने हुए कपड़े फटे हुए, खून चोटें लगी। ये दशा देखने के बाद भी उनकी जो माता पिता या बहन होती थी, बड़ी भाई होते थे, उन्हें तरस नहीं आता था। वो ऊपर से उन्हें क्या करते थे, कईयों पिटाई करते थे, उसके बावजूद कि भाई क्यों कुर्ता कैसे फट गया, चोट कैसे लग गई, कहाँ जा रखता, मिट्टी से भरा हुआ है, खूब से उन्हें पिटाई करते। और कईयों के बाप यानी उनके पिताजी बड़े गुस्सैल होते थे, यानी गुस्से वाले, क्रोधित होते थे। पीटने लगते तो यह ध्यान भी ना रखते कि बच्चे, छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू मतलब खून बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। फिर वो उसकी परवाह ही नहीं करते, बस पिटाई करने लग जाते किसी भी तरीके से, कहीं से भी खून निकले, कुछ भी हो, मुंह पे लग रही है, गाल पे लग रही है, पेट में लग रही है, कहीं भी मारे। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। तो इस तरीके से जो बच्चों का खेल के प्रति जो प्रेम होता था, ये यहाँ पर हमें लेखक समझाने का प्रयास करता है कि खेल के प्रति जो प्रेम था वो बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है बच्चों का, और वो खूब पिटाई वो भी खाते थे, उन्हें नहीं पता चलता क्यों पिटाई हो रही है भाई। और दूसरे दिन बच्चे फिर कहाँ खेलने चले आते। यह बात ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। जब बच्चों की दशा को पढ़ा, बच्चों की अवस्थाओं को पढ़ा, उनकी रुचियों को पढ़ा, अभिरुचियों को पढ़ा, अभिप्रेरणा को पढ़ा, वातावरण का पढ़ा, उनकी बुद्धि चिंतन को पढ़ा, तो तब लेखक को ये एहसास होता है कि इतना लगाव क्यों होता है बच्चों का खेल के प्रति। ये सब जो दशाएं एक प्रश्न थे, ये तब समझ में आया जब उन्होंने बाल मनोविज्ञान पढ़ा कि बच्चों का खेल के प्रति बड़ा ही क्या होता है, लगाव होता है। यहीं अगर हम बात करें, हमारे मनोवैज्ञानिक है किंडरगार्टन पद्धति जिन्होंने दी, फॉरबेल, उनका मानना था कि बच्चों को क्या है, खेल के माध्यम से सिखाया जाए। इसीलिए आप प्ले गार्ड, जो प्ले ग्रुप वगैरह आपके बनते हैं और इसके माध्यम से आपको क्या करते हैं, सिखाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पद्धति तब समझ में आया कि बच्चों का खेल के प्रति क्यों रुचि इतनी होती है। ऐसी बातों के बारे में तभी
जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने के बाद भी फिर वो खेलने चले आते हैं। क्यों ऐसा होता है कि पिटाई करने के बाद फिर खेलने आते हैं? क्योंकि खेलना बच्चों को सबसे अच्छा लगता है। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे, आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई होगी, आप अपनी ऐसी याद को कर सकते हैं कि जब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि खेलने के लिए मना किया हो, पिटाई हुई हो और अगले दिन आप खेलने चले गए हो। हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते थे, सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। जो मोहल्ला उनका बना था वो दूर दूर से आकर वहाँ बस गए थे अपने काम के प्रति, जैसे कि आरती और ये सब चीज़ें बाहर से, जैसे कि हमारे लोग आते थे जिनका बिजनेस होता है तो आकर अपना बिजनेस करने लगते, तो ऐसे ही ये भी थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली यानी टूटी फूटी गली रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी और जो हमारा व्यवहार था, आदत था, रहन सहन सब एक जैसा ही था लगभग। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही ना थे। जितने भी बच्चे थे उनमें से ज़्यादातर तो स्कूल जाते नहीं थे। जो कभी गए, पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। ना ही उनके माँ बाप ज़बरदस्ती भेजना चाहते। जैसे आजकल बच्चा क्या होता है, अगर घर पर रह के भाई स्कूल जा, ऐसा नहीं था पहले। उनके माँ बाप भी उन्हें स्कूल के लिए इतना जोर ज़बरदस्ती नहीं था, ऐसा कोई माहौल नहीं था, बल्कि टीचर को खुद आकर बच्चों को स्कूल ले जाना पड़ता था। यहाँ तक कि परचूनी आप जानते हो, जो परचून की दुकान वाले लोग होते हैं, दुकान बिजनेसमैन जो रहते हैं, अपना परचून की दुकानें आपने देखी होंगी। आड़तिया वो लोग होते हैं जो कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल यानी जहाँ से पैदावार होती है और बाज़ार में उसे बेचते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं बीच में, उनको कहते हैं आड़तिया। जैसे हमारी जो सब्ज़ी मंडी होती है तो सब्ज़ी उगाने वाले किसान मंडी में जाते हैं, वहाँ अपना सामान वो आड़तियों को बेच देते हैं, जिनकी वहाँ दुकानें खरीदी होती हैं। फिर वो उस सामान को खरीद लेते हैं और फिर वो आगे जाकर होल सेल में बेचते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं आड़तिया। भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी ना समझते थे, जो कि इतना अच्छा है, जिनका अच्छा विकास है, बिजनेस चलता है, ठीक ठाक पैसा है, ऐसी भी गरीबी नहीं है, लेकिन वो भी अपने बच्चों को ज़रूरी नहीं समझते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार बनवाना। अगर किसी से बात भी हो जाती, किसी भाई अध्यापक आ जाता, भाई बच्चे को क्यों नहीं भेजा स्कूल, तो उन्हें कह देते कि इन्हें तहसीलदार थोड़ी बनाना है। तहसीलदार जो एक रेवेन्यू विभाग का अधिकारी होता है, आपके तहसील में बैठता है तहसील अधिकार, तो राजस्व विभाग उनके पास होता है, रेवेन्यू ऑफिस, ठीक है, तो वो अधिकारी होते हैं हमारे तहसीलदार, सुना होगा आपने। तो ज़मीन वगैरह से संबंधित पूरा लैंड इनके अंडर ही होता है, इनकी तहसील में, जो भी रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, सारा पूरा राजस्व विभाग इनके पास होता है। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लाड़े पढ़वा कर, अब लाड़े पढ़वाने का मतलब यहाँ पर है भाई कि हिसाब किताब लिखने की जो प्राचीन पंजाबी लिपि होती है, पंजाबी में जो लिखने लिपि में जो हिसाब किताब करने, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो है ये, तो सिखा देंगे। और दुकान पर बाहिया, दुकान पर खाता जो अकाउंटेंट है वो भाई चार्टर्ड पढ़ेगा। उसके बाद जैसे आप कॉमर्स करवाते हैं अभी बच्चे को, फिर वो चार्टर्ड सीए करता है, फिर वो अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि उनके पास भेजेंगे, हिसाब किताब सीख कर आएगा और यहाँ हमारा अकाउंट संभालेगा दुकान का, लिखने लगा देंगे, यहाँ दुकान का काम संभालेगा। पंडित 6-8 महीने में लड़े और जो मुनीमी होती है, मुनीम होते थे अकाउंटेंट का काम, सभी काम सिखा देगा। वह तो अभी तक अलीफ वे जीम चा भी नहीं सीख पाए, यानी पंजाबी में जो वर्णमाला होती है वो भी वो अभी नहीं सीख पाया है, तो वहाँ भेजने का कोई मतलब नहीं है, 8 महीने में इसे हम अकाउंटेंट बना देंगे। ऐसी धारणा थी उस समय की लोगों की कि उन्हें सिर्फ अपना काम चलाने से मतलब था। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अर्थ जो है ये है गुरदयाल साहब। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे।
अब पंजाब और हरियाणा से जो आड़ती होते हैं वो ज़्यादातर इन किसानी एरिया से रहते हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी ज़्यादातर यहीं से आए हुए थे ये लोग, और ये मंडी में जाकर व्यापार करते थे। यानी इनके यहाँ से जो किसान ले आए तो इनको ज़्यादा नॉलेज है, उनसे ख़रीदा, कम पैसों में ख़रीदा और इधर ज़्यादा पैसों में फिर होलसेल में बेच दिया। ये इनका बीच का काम होता है। ठीक है, आड़तियों को हम ब्रोकर भी कहते हैं, जिससे कि वही जो दो डील को करवाने वाला जो बीच का बंदा होता है उसे कहते हैं आड़ती। ठीक है, तो आए थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ में आते थे, और जब वो छोटे थे तो उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती थी, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ जाते, और खेलते समय हमें उनकी हर भाषा समझ में आती, वैसे नहीं आती। तो इसीलिए कहते हैं कि भाषा कभी भी आपके संबंधों को स्थापित करने में क्या नहीं हो सकती, बाधा नहीं बन सकती, क्योंकि हम भाव उनके स्वभाव से समझ जाते हैं, उनके शारीरिक जो संकेत होते हैं उनसे समझ जाते हैं। तो खेल में कोई दिक्कत नहीं आती भाषा के माध्यम से। पता भी नहीं चलता कि लोकोक्ति के अनुसार एहण हे खेड़ा दिन चार कैसे कब बीत गए, है ना। तो ये जो हम बात करते हैं लोकोक्तियों की, जब हम बात करें लोगों के द्वारा कही गई बात, जैसे एक खेण, है ना, एक खेण का मतलब यहाँ पर होता है खेलने की जो दिन होते हैं, खेल कूद के दिन, यानी बचपन के दिन 4 होते हैं, कैसे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। बचपन कब बीतता है पता ही नहीं चलता, ये खेलने कूदने के दिन हमें पता ही नहीं चलता कि कब खत्म हो जाते हैं। बालपन आपको पता है, इसे गैंग समूह कहते हैं, इसे हम टीम में रहने के लिए इस अवस्था को कहते हैं कि हम लोग ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में हम लोग रहना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से ये एज कब बीतती है पता ही नहीं चलती, ये कहावत सही है, ऐसा वो कहते हैं। कोई भी ऐसा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता, यानी उनके लिए पढ़ना क्या थी, एक सज़ा थी। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे, और कुछ लोग तो सीधे अपने माँ बाप के साथ गए और जो काम वो करते थे वही करने लग गए, बात खत्म। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक होती है। बचपन में जब हम बात करते हैं तो घास में खेलना कूदना अच्छा लगता है, हरी घास में, और फूलों की खुशबू भी अच्छी लगती है, मनमोहक, हमें भी उनके साथ खेलना अच्छा लगता है बाहर। यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, यानी अपनी उम्र के आधी उम्र में पहले कभी पढ़े होंगे, और परंतु आज तक याद है। इसीलिए कहते हैं कि वो शब्द इसलिए याद है, लेखक कहता है याद रहने का कारण भी वो बताते हैं कि यह वाक्य बचपन की जो भावनाओं हैं सोच समझ के अनुकूल रहा होगा, इसीलिए बच्चों के अनुकूल पढ़ाया जाता है, जो उन्हें अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें पढ़ाने का प्रयास करते हैं। यही लेखक समझाता है कि भाई देखो, पढ़ने वाले का यदि मन है तो फिर वो चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर आप 100% जो हम बात करते हैं एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको वो चीज़ें याद रहे। तो ये कहते हैं कि भाई पता ना कब पढ़ी होगी बचपन में कि भाई इस तरीके की कुछ बातें हैं कि खुशबू, फूलों में खुशबू मनमोहक होती हैं, तो वो चीज़ें आज याद है क्योंकि वो चीज़ें उन्हें खुद भी पसंद आई थी। तो यही कारण था, क्योंकि उनकी अनुकूल थी, उनकी मनोभावना भी उसके प्रति वही थी, इसलिए याद है। परंतु स्कूल के अंदर जाने के रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छठे झाड़ उगे थे, यानी जो मालियों के द्वारा जो एक प्रकार से घास, अलियार की घासों की दोनों तरफ बाउंड्रियां बनाई जाती हैं, अलग अलग डिज़ाइन आपने देखे होंगे, अपने स्कूल में भी आपने देखे होंगे, उगाए थे, जिन्हें हम डांडिया कहा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से लाइन बनी होती है, उनसे अलग अलग डिज़ाइन बने होते हैं। तो उनकी नीम के पत्तों जैसे, उनके जो पत्ते होते हैं नीम के पत्तों जैसे होते हैं, पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर, यानी आंख बंद कर महसूस कर सकता हूँ। तो उस तरीके का जो वहाँ पर वातावरण था, जो हमें अच्छा लगता था,
तो वो कह रहे हैं कि वो जो वहाँ पर जो झाड़ियाँ बनाई जाती थी, जो बाउंड्रियाँ बनाई जाती हैं घास के पौधों से, उन्हें काट कर अच्छे से डिज़ाइन बनाया जाता है, उनके पत्ते अगर आज मुझे आँख बंद करके भी दिया जाए तो मैं उस सुंगन को बता दूंगा कि ये उसी का पेड़ है। इतना ज़्यादा याद है क्योंकि वो हमारे वातावरण के अनुकूल था, हमें अच्छा लगता था, इसलिए ये सब चीज़ें मुझे याद हैं। लेकिन आगे देखते हैं। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों और उन्हें याद है कि भाई कैसे हरी घास और उनकी महक, वहाँ की जो झाड़ियाँ हैं वो कैसी खुशबू देती थी वो पता है। वहाँ स्कूल की जो छोटी क्यारियों में फूल कई तरह के उगाए जाते थे, जिसमें से गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियाँ भी हुआ करती थी। आज भी उन्हें याद है कि वहाँ कौन कौन से फूल हुआ। आपको भी यही क्वेश्चन आता है कि स्कूल की जो क्यारियाँ हैं उसमें कौन कौन से फूल हैं, तो आपका आंसर गुलाब, गेंदा और मोतिया, दूध सी सफ़ेद कलियों जैसे फूल वहाँ हुआ करती थी। ये कलियाँ इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू, वहाँ का जो 4th क्लास यानी माली गार्ड था, चपड़ासी से आँख बचाकर यानी उसके नज़रों से छिपकर चोरी छिपके कभी कभार एक फूल या एक दो तोड़ लिया करते थे। उनकी बहुत तेज़ सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ और आज भी मैं उसकी सुगंध को समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, परंतु यह याद नहीं है कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या क्या करता थे। शायद जेब में डाल देते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते ही उन्हें क्या कर देते, बकरी के मेमनों की भांति यानी बच्चों की भांति चर जाते यानी खा जाते या फेंक देते। अब देखो, जो चीज़ें अच्छी थी वो सब याद हैं, लेकिन उस फूल के साथ क्या किया जाए, क्या करा होगा उन्होंने, वो याद ही नहीं है कि वो उनके लिए ज़रूरी नहीं था। बस फूल तोड़ना चाव था तो वो याद है कि हाँ फूल तोड़ते थे, लेकिन तोड़कर उसके साथ क्या करते थे ये चाव की बात नहीं थी, ये पसंद नहीं था, ये भावना अनुकूल नहीं था, तो इसलिए याद नहीं। अब अगली श्रेणी में दाखिले होते तो, और जब इस समय हम पूरा पढ़ के और जैसे कि आपके पेपर होते हैं और फिर आप अगली कक्षा में जाते हैं, तो दाखिला मतलब अगली श्रेणी मतलब अगली क्लास में, दाखिला मतलब एडमिशन होते, तो तब एक और तो कुछ बड़े सयाने होने का एहसास होता है, एक तरफ तो उत्साह रहता, खुशी होती कि हाँ भाई हम बड़ी क्लास में आ गए, हम सयाने यानी समझदार हो गए पहले से, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियों किताबों से जाने कैसी बात यानी सुगंध आती कि उन्हें मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली कक्षा में श्रेणी में पढ़ा चुके होते। अब जिनका व्यवहार पहली कक्षा में देख चुके हैं, उनकी खुशबू उन्हें उनकी सब्जेक्ट की पुस्तक से वो खुशबू उन्हें, वो महक उन्हें आती और उसी से वो डरने लगते कि वे इस साल अब क्या करेंगे सर पता नहीं, क्योंकि पिछली बार तो कट गया, आता कुछ है नहीं। तो उन महक से मतलब किताबों की महक से ही वो जो डर का भाव है उनके अंदर आ जाता। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीने, जैसे कि अभी आपकी गर्मी का जो अभी अवकाश होता है तो पहले 2-2.5 महीने का होता था, अब आपका 1 महीने का होता है। अप्रैल के जैसे अप्रैल में स्टार्ट होता है स्कूल, तो उस समय सीधे जुलाई में होता था। अप्रैल में पेपर हुए और फिर स्कूल का जो नया सत्र होता था वो जुलाई से होता था, अभी कब होता है, अप्रैल से होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस थे उस समय। तो 1.5 महीने 2 महीने पूरी आप 1-1.5 महीने पूरी आप छुट्टी में रहते थे। ठीक है, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाती, शुरू का 1-आध महीना स्कूल मतलब पेपर चला साल का, जैसे कि जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल में फिर पेपर, और फिर सीधे 2.5 महीने बाद जुलाई में स्कूल खुलता था। इतनी लंबी छुट्टी हुआ था। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टी के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क था। अब तक जो याद है यानी जो छुट्टियों में थी या घर में हम रहते वही चीज़ें हमें याद हैं, वही डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है छुट्टी से पहले और छुट्टी के बाद कुछ याद नहीं। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद करते, ठीक है, खूब अच्छे से रहते, खेल कूद हर साल ही माँ के साथ ननिहाल यानी नाना के ननिहाल चले जाते, नाना के गांव। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा जो पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते।
नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। अब जो शहर से बच्चे जाते हैं उनका खाना कम था, जो वहीं के हैं वो थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, तो नानी को ये अच्छा लगता और जिस तरीके से वो मांगते वो भी नानी को अच्छा लगता। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और थोड़ा हम हिंदी में बोलते तो वैसा बोलने को, खाने पीने को कहती, मतलब हमारे व्यवहार को अपने पोतों को यानी जो उनके बेटों के बच्चे हैं उनको कहती कि वे इनके जैसा व्यवहार करो। हम आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। जिस साल ननिहाल ना जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब में पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीली टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेट जाते। ठंडा पानी, ठंडे में नहाए, फिर गर्मी होने के रेत उस समय गर्म हो जाए तो रेत पर लेट जाओ गर्म होने। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से फिर तालाब में छलांग लगा देते, फिर रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले के ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार, लेकिन बस यही क्रम पूरा दिन छुट्टियों में चलता रहता। इसका शेष भाग का अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।